गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक ऐसा चैनल जहां पर यदि आपका विषय इतिहास है और यदि आप +1 या +2 किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हैं या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जीके की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री से संबंधित, तो भाई आपका ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, लगभग 200 वीडियो इस चैनल में मिलेगी जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर मैथ्स तक के आपकी वीडियो पढ़ चुकी हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 7। यह +2 का अध्याय नंबर 7 है, जो है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। देखिए, विजयनगर को आज भी इतिहास में याद रखा गया है अपनी भव्यता के लिए। वहाँ के जो राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा को का उद्देश्य मात्र माना कि प्रजा को समृद्ध करना, और वो खुद भी समृद्ध हुए, प्रजा तो समृद्ध ही हुई, तो वो था विजयनगर साम्राज्य। हिंदू एक राज्य विजयनगर साम्राज्य, उसकी कहानी आज हम जो है समझने वाले हैं। भाग 1 में देखिए, इससे पहले ये चर्चा हम जरूर करेंगे कि इस अध्याय से 5 नंबर तक का प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। मतलब 1 का भी पूछा जा सकता है, 2 का भी, 3 का और 4 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आज इस भाग नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, उसके बारे में बात करेंगे। और कर्नल कॉलिन मैकेंजी जिन्होंने इसको जो है सर्च किया था, हम्पी के बारे में बहुत सारा जो ज्ञान है वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी जैसे लोगों के द्वारा दिया गया है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। 3-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है अलग अलग तरह से। फिर दूसरा है विजयनगर साम्राज्य और उसका विकास कैसे हुआ, कहाँ तक वो जो समृद्धि उसने पाई वो कहाँ से शुरू हुई और कब तक वो चली। फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे जिन्होंने इसको स्थापित किया था, उनकी चर्चा भी करेंगे। भी 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आता है कृष्णदेवराय, जो सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्णदेवराय जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे ताकतवर और सबसे सक्सेसफुल जो है राजा हुए, उनकी उपलब्धियां क्या थी, किन उपलब्धियों के कारण उनको जो है सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, उन उपलब्धियों के बारे में हम जो है जान पाएंगे। फिर साथ में जो पड़ोसी राज्य था जिसका नाम था बहमनी, इसको बहमनी एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों जानते हैं, और विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों के बीच में संघर्ष का कारण क्या था आपस में और उसके परिणाम क्या हुए भी जानेंगे। और अंत में बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की ही इसका पतन क्यों होगा, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी गिरता है। तो विजयनगर साम्राज्य का 16वीं 17वीं शताब्दी में जाकर जो पतन भी हो गया, उसके पीछे कारण क्या है वो भी जानेंगे। चलिए एक एक करके आराम से हम पढ़ने वाले हैं। आप सबसे पहले बात करेंगे हम्पी या कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बारे में। देखिए, हम्पी हमने पढ़ लिया, मैंने क्या कहा कि ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम जो था वो हम्पी था। क्लियर हो गया, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम हम्पी था। उसकी खोज जो करी थी सबसे पहला व्यक्ति अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इसने जो है सबसे ज़्यादा योगदान प्रथम तौर पर वो रहा कर्नल कॉलिन मैकेंजी का। उसने क्या किया, देखिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हमारे ऊपर शासन किया 1757 से लेकर 1857 तक, तो उस कंपनी में ये नौकरी करता था। कौन? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ये क्या था? इंजीनियर था, सर्वेक्षक भी था और मानचित्रकार। बहुत सारी खूबियाँ इसमें थी और इन चीज़ों को लेकर वो बहुत विख्यात हुआ, ख्याति भी उसने अर्जित करी। उसने क्या किया कि 1800 ईस्वी में, डेट याद रखना कि 1800 ईस्वी में उसने हम्पी या विजयनगर के साम्राज्य की यात्रा करी, और खासतौर पर हम्पी जो राजधानी थी उसका प्रथम सर्वेक्षण मानचित्र, ये भी पूछा जाता है 1 नंबर के लिए कि प्रथम सर्वेक्षण मानचित्र करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, 18 ईस्वी में वो गए थे हम्पी और वहाँ सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उसके बाद उनके कार्यों को देखते हुए कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें जो है पहला सर्वेयर जनरल भी बनाया। कब? 1815 ईस्वी में। क्लियर होगा जी, 1815 ईस्वी में उनको क्या बनाया? सर्वेयर जनरल प्रथम। और इस पद पर वो कब तक रहे? 1821 ईस्वी तक इसी पद पर वो बने रहे। इसके पश्चात भी हम्पी का जो है खुदाई का कार्य या खोज का कार्य जो चलता रहा। किसने? 1856 ईस्वी में जो है अलेक्जेंडर ग्रीनलो, याद रखना, अलेक्जेंडर ग्रीनलो ने 1856 ईस्वी में इस के जो अवशेष थे जो मिलते रहे, उनके विशिष्ट चित्र और भी बनाए, है ना। अब इन चित्रों से क्या हुआ कि जो है आने वाले जो भी विद्वान आए उनको जो है लिए जो पीछे की सूचना थी वो बहुत ही लाभकारी प्रमाणित हुई। लेकिन इसके पश्चात सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है, अगर कर्नल कॉलिन जी के बाद नाम जो आता है वो जॉन मार्शल का सबसे ज़्यादा जो है याद किया जाता है, जिन्होंने हम्पी का संरक्षण किया। मतलब वहाँ जो भी चीज़ें मिल रही थी उनको संरक्षित किया।
बचाया उनको धरोहर के तौर पर, और उन्होंने 1905 में ये कार्य जो है अपने होते हुए किया था, और वो सर्वेयर जनरल भी रहे। अब 2 डेट्स और आपको याद रखनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसका महत्व देखते हुए, हम्पी का महत्व देखते हुए, वहाँ की जो सुंदर भवन और जो भवन भी और साथ में जो मंदिर बने हैं, उनको कारीगरी को देखते हुए जो है राष्ट्रीय महत्व का स्थल जो घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा 1976 ईस्वी में। मतलब एक ऐसा स्थल जिसका संरक्षण अब जो है, जिसका पालन पोषण कौन करेगा, भारत देश करेगा, एक कैसे बच्चे की तरह उसकी केयर करेगा, ताकि आने वाले लोगों को यो ज्ञान और नॉलेज वहाँ का मिलता रहे। तो ये इसको अपना लिया था राष्ट्रीय महत्व स्थल के तौर पर, कब, 1976 ईस्वी में। लेकिन इसका महत्व इतना बढ़ गया 10 सालों के बीच में ही, कि विश्व की यूनेस्को जो संस्था है, जो इसी तरह के लिए बनाई गई है, कि विश्व के जो जितने भी पुरातत्व जो स्थल हैं, अगर आप आज की डेट में बात करते हैं, जिसमें से हमारा जो ताजमहल भी आता है, या फिर जो है वर्ल्ड की बात करें तो अब पिरामिड जैसे जो है, उन जगह का जो है यूनेस्को ने जो है अपनी धरोहर के तौर पर माना, तो हम्पी को भी माना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि हम्पी को 10 साल के बाद 1986 ईस्वी को विश्व पुरातत्व स्थल के तौर पर जो है वो घोषित किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया है। मतलब इसकी केयर अब कौन करता है, यूनेस्को संस्था जो है करते हैं, वहीं से इसकी केयर के लिए पैसा भी आता है, और वहीं से जो है ये बहुत सारे कार्य इसको आगे रखने के लिए जो है वो किए जाते हैं यूनेस्को के दौरान। हो गया, तो ये है सारा हम्पी के बारे में और कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बारे में, जॉन मार्शल के बारे में भी। अब आता है विजयनगर साम्राज्य और साम्राज्य का विकास। ये विजयनगर साम्राज्य और साम्राज्य का विकास कैसे हुआ। देखिए 14वीं शताब्दी में, याद रखना 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का जो है दक्षिण भारत में जो हुआ प्रारंभ हुआ था। मतलब इसका जो प्रारंभ हुआ वो हम बात करेंगे कौन से लोग थे जिन्होंने इसको जो स्थापित किया था, इसको विजयनगर साम्राज्य को। यहाँ जो है 4 राजवंशों ने, ये याद रखने वाली बात है कि 4 राजवंशों ने अलग अलग तरह से यहाँ पर जो है शासन जो है वो चलाया। पहला जो राजवंश था वो है संगम वंश, ठीक है, संगम वंश, जिसमें जो अगर हरिहर और बुक्का जो थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी विजयनगर साम्राज्य की, तो वो संगम वंश से संबंधित थे। किससे थे, संगम वंश से संबंधित। इन्होंने 1336 लेकर 1485 ईस्वी तक शासन किया। फिर सुलु वंश के जो है शासक आए जिन्होंने 1485 लेकर 1505। फिर तुलु वंश के आए जिसका सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक था वो था कृष्णदेव राय, तो 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक शासन किया। और अराविंदु जो चौथा जो राजवंश था वो था अराविंदु, जिसने 1570 लेकर 1674 ईस्वी तक जो है शासन किया, और इसी समय इनका इस साम्राज्य का पतन भी हो गया था। क्लियर हो गया जी। अब ये जो शासन चला 4 राजवंशों में, वो लगभग 3 शताब्दी तक चला। 3 शताब्दी का मतलब लगभग 300 वर्षों तक जो है वो शासन किया गया। विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि में जो है वो सबसे ज़्यादा अगर समृद्ध हुआ तो तुलु वंश के शासनकाल में। तुलु वंश की बात करें तो वो भी कौन से, कृष्णदेव राय। तुलु वंश के जो कृष्णदेव राय थे वो इस विजयनगर साम्राज्य के सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक महान और शक्तिशाली राजा में से एक थे। इन्होंने जिस उपाधि को धारण किया था वो थी राय। मतलब विजयनगर साम्राज्य के जो भी राजा थे वो अपने आगे क्या लगाते थे, राय। ये वैसे ही है जैसे जो है मुगल जब भारतवर्ष में आए, और पहले मुगल थे कौन, बादशाह कौन थे, बाबर। तो बाबर के पीछे या किसी भी जो भी बादशाह जो भी रहा यहाँ पर राजा, तो उसके पीछे बादशाह लगा जाता। तो बादशाह क्या थी, उपाधि थी। जैसे अकबर बादशाह, तो यहाँ पर क्या बोला जाता था, राय कहा जाता। जैसे कृष्णदेव राय, तो राय क्या है, एक उपाधि थी जो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे वो अपने नाम के साथ जोड़ते थे, लगाते थे। क्लियर हो गया जी। और जो विजयनगर साम्राज्य था वो अपने सबसे सर्वोच्च शिखर के ऊपर सबसे समृद्ध जो है वो दक्षिण भारत का जो है राज्य रहा है अपने समय में। लेकिन क्या कहता है 16वीं शताब्दी में जाकर जो है इसका पतन जो है किसके कारण, अयोग्य शासक जो है आगे के जितने भी आए उन्होंने इसके साम्राज्य का पतन होने लगा, और 17वीं शताब्दी में जाकर जो है इसका अंत हो गया विजयनगर साम्राज्य का। तो यह इसकी विकास गाथा कि कहाँ से 14वीं शताब्दी से प्रारंभ किया और 17वीं शताब्दी में इसका जो है अंत हो गया। क्लियर हो गया। अब आ जाता है एक एक करके, अब थोड़ा सा जो है इस पिक्चर को भी समझ लीजिए क्योंकि इसके बारे में बार बार जो है उस समय जो 14वीं शताब्दी का जो शासन जो चल रहा था उस समय में क्या क्या थे पड़ोसी जो शासक थे, कौन कौन से, ये बहमनी, हरे वाला जो बहमनी है ये विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, ये बहमनी है, ये राजपूत लोग यहाँ पे शासन करते थे। और यहाँ पर जो है तुगलक वंश का जो उस समय जो है वो शासन था, तो ये
तुगलक। क्लियर होगा जी, ये तुगलक का इलाका हो गया। अब चलते हैं एक एक करके। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जिसकी मैंने चर्चा पहले ही कर दी थी कि दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। इन्होंने सर्वप्रथम जो है इस विजयनगर साम्राज्य की नींव को रखा था, मतलब संस्थापक अगर माने तो कौन है, हरिहर और बुक्का। कैसे हुआ था, देखिए जो ये दोनों जो भाई थे ये काम्पली के शासक के पास जो है नौकरी करते थे, नौकर थे। कहाँ काम्पली देखेंगे, ये है काम्पली, है ना, ये है आपका भीम नदी जो सहायक नदी है किसकी, कृष्णा की, और तुंगभद्रा नदी, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, दो आपका क्षेत्र काम्पली जो है, यहाँ पर जो है वो एक छोटी सी रियासत थी। वहाँ पर ये क्या करते थे, कार्य करते थे, इस राजा के अधीन जो है वो थे दोनों ही। कौन किसकी बात करें, हरिहर प्रथम की और बुक्का प्रथम की बात हम कर रहे हैं। 1327 ईस्वी में जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक का शासन इस साइड से था ना, उत्तर भारत के साइड, इस साइड जो बहमनी था और नीचे जो है क्या था, विजयनगर साम्राज्य। उन्होंने जो धावा बोल दिया काम्पली के ऊपर, और काम्पली के ऊपर विजयनगर साम्राज्य तो बाद में स्थापित हुआ। तो तुगलक ने जब दक्षिण के ऊपर जो है आक्रमण किया तो काम्पली पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया, और यहाँ से क्या किया, हरिहर और प्रथम जो बुक्का थे उन दोनों भाइयों को उन्होंने कैद कर लिया और कहाँ ले आए, दिल्ली में ले गए। अब दिल्ली में जब ले गए तो मुसलमान जो है ज़्यादातर अधिकतर क्या करते थे, धर्म परिवर्तन करते, तो दोनों का धर्म परिवर्तन भी कर दिया गया, हरिहर और बुक्का का। और इस तरह जो उनको छोटी मोटी नौकरियां उनको दे दी गई अपने दरबार में, क्योंकि वो पहले से ही जो है हरिहर और बुक्का थे, ये पहले से ही एक वीर तरह के व्यक्ति थे, मतलब साहसी तरह के व्यक्ति थे, इसलिए उनकी सेवाएं जो है सेना में उन्होंने लेना प्रारंभ किया। अब क्या हुआ कि दक्षिण में जो है इसी काम्पली में जो है फिर से जो है विद्रोह हो गया, मुसलमानों को जो है वो किसका विद्रोह हुआ, हिंदुओं का हुआ मुसलमानों के ऊपर। जब ये विद्रोह हुआ तो इसे दबाने के लिए जो है वो भेजा गया, तुगलक ने किसे भेजा, इन दोनों भाइयों को हरिहर और बुक्का को काम्पली भेजा कि जाकर तुम जो कुछ सेना को देकर, सेना को दिया गया और कहा कि जो है इस विद्रोह को कुचलना तुम्हारा काम है। लेकिन जब ये दक्षिण में आए तो इनके जो गुरु थे जिनका नाम था गुरु विद्या राणा, याद रखना गुरु विद्या राणा, इन्होंने इनसे ये मिले और उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन फिर से कर दिया, चेंज कर दिया, कहाँ से, मुस्लिम से फिर से हिंदू बना दिया गया। और इस प्रकार से पुनः उन्होंने अब जो है दक्षिण में ही रहने की ठानी। उन्होंने अब किसको त्याग कर दिया, जो तुगलक थे उनका जो है उनकी जो उनको जिस काम के लिए भेजा था उसका त्याग कर दिया, और इस प्रकार से फिर से ये हिंदू बन गए अपने गुरु के द्वारा, विद्या राणा के द्वारा। अब 1336 ईस्वी में जो है तुंगभद्रा नदी, याद रखना यह है तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तो इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 ईस्वी में उन्होंने अपने गुरु की स्मृति में, अपने गुरु स्मृति, गुरु के याद फिर से बोलिए, विद्या राणा, उनके नाम पर उन्होंने विद्यासागर या विद्यानगर या विजयनगर के नाम से जो है विख्यात, बाद में विजयनगर, ये पहला क्या नाम था इसका नाम था विद्यानगर, विद्यानगर से बन गया फिर विजयनगर, उनके गुरु के नाम पर ये नगर जो उन्होंने बसाया था। इस प्रकार जो है संस्थापक के तौर पर जो है किससे माना जाता है, हरिहर और बुक्का के बारे में। क्लियर हो गया। 1 नंबर का आएगा तो आप सीधा डायरेक्ट बात कीजिए, 3 नंबर का आएगा तो आपको पूरी कहानी जो है बताना पड़ेगी। और मोहम्मद जो बिन तुगलक, क्योंकि ज़्यादा उसका जो उस समय जो ध्यान था वो उत्तर की तरफ था बजाय दक्षिण की तरफ, और लड़ाइयों में इस कारण जो है वो कुछ नहीं कर पाया, और इस प्रकार से विजयनगर जो साम्राज्य है उसका प्रारंभ हो गया अच्छे से। अब आता है कृष्णदेव राय, जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे योग्य शासक रहे विजयनगर साम्राज्य की, उसकी चर्चा हम करते हैं। इसको महान शासकों में से जो माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसकी जो उपलब्धियां जो है वो उसको महान बनाती। क्या उपलब्धि रही, एक महान योद्धा और सेनानी, योद्धा भी था और सेनानी भी था। सबसे पहले अगर बात करें तो वो हमेशा अपने जो सैनिक होते थे उनका नेतृत्व करता, खुद जाता था। आपको बहुत सारे बादशाह मिलेंगे जो सेना को ही भेजते थे, सेना नायक को ही भेजते थे, खुद नहीं जाते थे, लेकिन यह हमेशा जो है अपने सेना का नेतृत्व करने के लिए आगे रहते थे। राजा, जहाँ राजा नेतृत्व कर रहा होता है ना, उसकी बात ही कुछ होती थी, उसके सेना में कुछ उत्साह ही अलग होता है। और ये अपने सैनिकों से क्या करते थे, बहुत प्रेम करते थे। किसकी चर्चा करें हम, कृष्णदेव राय की बात कर रहे हैं। अब सोचिए, राजा अगर सेना से प्रेम करता हो तो वो जो सेना होती है वो भी अपने राजा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और ऐसा ही था। ठीक है, यही कारण था कि जब सेना उनके लिए हमेशा प्राण निछावर करने के लिए तैयार रहती थी तो बहादुरी से लड़ती हुई थी, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जब भी उन्होंने युद्ध लड़े, कौन कौन से युद्ध लड़े, बहमनी का युद्ध लड़ा, बीजापुर के साथ लड़ाई लड़ी, उमातुर के साथ, उड़ीसा के साथ, गोलकुंडा के साथ, याद रखना इनके नाम। तो ये लड़ाइयाँ जब लड़ी कृष्णदेव राय ने को, तो सारी की सारी लड़ाइयाँ इसने जीती और अपने साम्राज्य का खूब समृद्ध भी किया और विस्तार भी किया। ठीक है,
फिर इसलिए वो महान है। दूसरा आता है एक प्रशासक के तौर पर उसने शासन भी अच्छा दिया। राजा का योद्धा होना ही काफ़ी नहीं है, उसका जो है जब उसको शासन, अगर वो बैठ गया राजगद्दी के ऊपर, उस वहाँ वो शासन प्रबंध कैसे चलाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समृद्धि उसी पर निर्भर करती है। यदि वहाँ पर चोर डकैती फैले, शासन प्रबंध अच्छा ना हो, तो वो जो है जो देश है वो कंगाल हो जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, शासन प्रबंध बहुत अच्छी तरह से चलाया और प्रजा की समृद्धि को ही अपने लिए समृद्धि माना, है ना। राजा ने कहा कि प्रजा समृद्ध है तो राजा समृद्ध है, अगर प्रजा समृद्ध नहीं है तो इस सिद्धांत को मानकर वो चलते थे। कौन? कृष्णदेवराय। और इसलिए जो है लोग क्या हुए, समृद्ध हुए। इसके लिए क्या करता था वो, समय समय पर राजा समय निकाल कर क्या करता था, साम्राज्य का भ्रमण करता था, लोगों की बातों को सुनता था, क्या तकलीफें हैं उनकी और क्या जरूरत है उनके समाज में या उसको कार्य करने के लिए। तो ये सारे काम करता था। और उसके पश्चात अगर कभी जो है निर्णय की बात आती थी, क्योंकि सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था ना, सुप्रीम कोर्ट जैसे आज की डेट में होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो उसमें राजा का ही दरबार होता था, और जब वो वहाँ कोई न्याय दिया जाता था तो निष्पक्ष होता था। ऐसा नहीं कि एक तरफ को अमीर है तो उसकी ही फेवर में जो है वो दे दिए जाना, तो निष्पक्ष न्याय होता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जैसा भी हो, सबके साथ जो है बराबर का जो है वो न्याय किया जाता था। इसलिए महान थे कृष्णदेवराय। और अपराधियों को उस समय कठोर दंड दिए जाते थे, और ख़ास तौर पर ऐसे कि जैसे ही उसने अपराध किया उसी तरह उसको कठोर दंड, जैसे मान लो किसी ने चोरी की तो हाथों द्वारा चोरी होती तो हाथ ही काट दिए, ऐसे दंड उस समय दिए जाते। तो इस कारण वहाँ पर चोरी डकैती का जो है वो अभाव था, लोग जो है समृद्ध थे। फिर आता है कला और साहित्य का संरक्षण। यही नहीं, वहाँ पर समृद्धि तो थी, लेकिन साथ में जो है समृद्धि के साथ साथ वहाँ क्या हुआ, कला का और साहित्य का भी संरक्षण हुआ राजा ने, क्योंकि राजा खुद ब खुद जो है कला और साहित्य को संरक्षण देने वाला था। उसमें भी वो जो है विचार थे। देखिए क्या क्या उसने अपने जितने महल थे या जो मंदिर उन्होंने वहाँ पर का निर्माण किया वो बहुत वैभवशाली है, इसीलिए तो उसको यूनेस्को द्वारा जो अपनी धरोहर जो है वो शामिल कर लिया गया है। उन्होंने क्या था, एक माँ के नाम, अपनी माँ के नाम पर भी, जिसका नाम है नंगलपुरम नामक शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर जो हो वो बसाया था। और इसी के साथ उनके हम्पी में जो मंदिर बने हैं, जैसे हजारा राम मंदिर है या विट्ठल स्वामी मंदिर है, वो अपनी उत्कृष्ट कला के कारण, उनके जो पत्थर हैं देखिए आप, उनकी इतनी नक्काशी की गई है, इतना सुंदर, और वो उस समय की बात है, तो सोचिए उसके लिए बहुत विख्यात है। और इसमें जब कभी भी जो कृष्णदेवराय की बात आती तो उन्होंने उनके समय में ये व्यवस्था जो दक्षिण भारत में गोपुरम बनाना, गोपुरम क्या होते हैं कि मंदिर तो बिल्कुल सेंटर में बना दिया, लेकिन उसके चारों तरफ दीवार बना देना, और फिर उन दीवारों में से बीच में से एक दरवाज़ा निकालना, और दरवाज़ा भी इतना खूबसूरत, देखिए मंदिर से भी बड़ा, देखेंगे आप कितना भव्य जो है वो, इसे गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। तो इसको बनाने का कार्य जो है शुरू जो किया था वो कृष्णदेवराय ने ही प्रारंभ किया था। तो गोपुरम के लिए कृष्णदेवराय को याद किया जाता है। सॉरी, ये हुआ कला की बात। अब साहित्य की बात भी कर लेते हैं। उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के ही शासनकाल में दो भाषाओं में, तेलुगु भाषा और संस्कृत भाषा, इसके बहुत जो विद्वान हो, बड़े बड़े विद्वान हो, उसके दरबार में रहे, मतलब उनको संरक्षण जो है राजा की तरफ से दिया गया। और खुद भी सोचिए, अपने आप राजा, उन्होंने भी अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अमुक्त मल्यद। याद रखना, क्या कौन सी किताब उन्होंने लिखी थी? अमुक्त मल्यद। किसके द्वारा? ये कृष्णदेवराय के द्वारा जो है वो लिखी गई थी तेलुगु भाषा में। एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। और उसी समय पुर्तगाली जो यात्री थे, विदेशी यात्री आए, जिनका नाम डोमिंगो पेस, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, ये भी उनके दरबार में आए। मतलब उनके दरबार में जो थे वो बड़े बड़े प्रसिद्ध विद्वान जो है उस समय रहे, उनको संरक्षण दिया गया। और इस तरह उनके संरक्षण से क्या हुआ, ज्ञान बढ़ा और लोगों का ज्ञान भी बड़ा हुआ, और इसीलिए वो समृद्ध भी हुए थे, इसलिए उनको महान कहा जाता है। तो 3 कारण आपको बता दिए गए, ये 3 के नंबर के लिए ही पूछा जाता है। फिर अब आता है कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, है ना। बहमनी मैंने बताया, विजयनगर साम्राज्य के पड़ोस में हरे वाला वो बहमनी और विजयनगर जो राज्य थे उनमें संघर्ष जो है लगातार बना रहा, संघर्ष, लगातार लड़ाइयाँ जो है लड़ी रही। क्या कारण था और क्या इसके परिणाम? देखिए, कारण एक ही था, सबसे बड़ा कारण था, वो था क्या? तुंगभद्रा दोआब। 3 जगहों को ध्यान से समझ लेना है। यह तुंगभद्रा दोआब, ये है आपका तुंगभद्रा की नदी, और इसका दोआब का क्षेत्र, 2 नदियों के बीच वाला जो हिस्सा होता है, वो वाला जो हिस्सा था, और कृष्णा कावेरी, कृष्णा और कावेरी, देखिए कावेरी है और ये कृष्णा है, तो इसके बीच वाला जो हिस्सा है वो, और मराठवाड़ा का कोंकण, ये मराठा है, मराठा का ये कोंकण वाला हिस्सा पड़ता है, इसके पश्चिम की तरफ को वाला जो समुद्र वाला जैसा को आता है, अरब सागर वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा था ये बहुत ही आर्थिक तौर पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो समृद्ध
राज्य था, एक जगह थी ये। यहाँ से जो इनकम सोर्सेज थे, इनकम जो थी वो ज़्यादा होती थी, इसलिए जो है इसको हासिल करने के लिए कौन कौन सा, तुंगभद्रा दोआब का, कृष्णा कावेरी घाटी और मराठवाड़ा का कोंकण वाला जो इलाका था, यह आर्थिक तौर पर बहुत समृद्ध था। और इसे पाने के लिए जो है दोनों ही बीच में, विजयनगर के बीच में और फिर बहमनी राज्यों के बीच में जो है लगातार संघर्ष चलता रहा। और इसके परिणाम क्या रहे? नंबर 1, दोनों राज्यों के लिए जो विनाशकारी सिद्ध, विनाशकारी मतलब दोनों का विनाश, चाहे बहमनी हो चाहे विजयनगर साम्राज्य हो, ये संघर्ष ही इनके विनाश का कारण बना। लगातार अगर घर में लड़ाइयाँ चलती रहे ना तो विनाश संभव ही होता है, जीता वाला का भी होता है और हारने वाला उसका भी होता है, क्योंकि हानि क्षति दोनों ही तरफ से होती है। वैसा ही इनके साथ भी हुआ। फिर बड़ी संख्या में लोग मृत्यु हुए, जितना ज़्यादा संघर्ष हुआ उतने लोग जो है मृत्यु का शिकार हुए। फिर अनेक दास भी बना दिए गए। दास किनका बनाया जाता था? जो भी हार जाता था उनके सैनिकों को पकड़ दास बना लिया जाता था। तो ये भी इसका परिणाम रहा। दोनों की आर्थिक व्यवस्था को घरा धक्का लगा, मतलब धन की कमी तो पड़ी। जितने आप युद्ध लड़ोगे क्या होगा? आपका पैसा, धन, दौलत जो है बर्बाद होगा। तो यही व्यवस्था, यही 4 जो है परिणाम इसके रहे। 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए कई बार पूछे जाते हैं। अब आता है अंतिम क्वेश्चन जो 5 नंबर के लिए आ सकता है या 3 नंबर के लिए आ सकता है, 4 नंबर के लिए। यह है पतन का कारण। इसके विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ उसके पीछे कारण क्या था? वो साम्राज्य जो 15वीं शताब्दी में सबसे उच्चतम शिखर के ऊपर जो पहुंच गया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में, उसका पतन 16वीं में प्रारंभ हो गया था और 17वीं में जो है वो इसका पतन खत्म हो गया। मतलब इस राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके पीछे कारण क्या रहे? एक एक करके। पहले, निर्बल केंद्रीय सरकार। निर्बल केंद्रीय सरकार, केंद्र की जो, अगर हमारा देश का केंद्र मजबूत नहीं होगा, केंद्रीय सरकार मजबूत नहीं होगी, तो हमें जो पड़ोसी देश है ना वो आंखें दिखाना शुरू कर देंगे, हो सकता है हमारे ऊपर आक्रमण भी कर दें। तो केंद्रीय जो सत्ता थी उस समय, हम बात कर रहे हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी के जो पतन प्रारंभ हो गया था। और ये वो समय था जब कृष्णदेव राय नहीं थे और उनके उत्तराधिकारी थे जो निकम्मे थे, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो जो उस समय जो व्यवस्था थी, क्योंकि केंद्र में राजा अधिक शक्तिशाली नहीं था, इसलिए जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे करके केंद्र के हाथों से जाती रही। और केंद्र के बाद दूसरी सत्ता किसके पास होती है? और राज्यों में होती है। तो राज्य के जो प्रांत के जो बड़े अधिकारी होते थे, जिनको गवर्नर कहा जाता था उस समय, उनके पास जो शक्तियां आती गई। और शक्तियां भी क्या थी? वो सेना भी रखने लगे थे, रखने का अधिकार भी उन्होंने पा लिया था। नियुक्तियां भी करते थे। अब नियुक्तियां भी वही करेंगे। सोचिए, जो नियुक्तियां करेंगे तो नेचुरल श्रेय किसको जाएगा? गवर्नर को जाएगा, वो उनके ही वफादार बनेंगे। सिक्के चलाने का अधिकार उनको हो गया, राजा की तरह कर भी लगा सकते थे, पैसा भी इकट्ठा कर। सोचिए, सारे अधिकार राजा की तरह उनके पास हो गए, तो एक दिन वो शक्तिशाली बन गए और केंद्र जो है वो दिखता रहेगा। और इस प्रकार से गवर्नर जो है वो एक एक करके जो अलग होते गए और इस प्रकार से पतन हो गया। किसका? विजयनगर साम्राज्य का। दूसरा, कृष्णदेव राय के दुर्बल उत्तराधिकारी, दुर्बल, कमजोर, शासन नहीं चला पाए। जिसमें अगर बात करें सदाशिव राय की, अगर हम बात करें, जिस समय जो है तालीकोटा की लड़ाई हुई थी तो सदाशिव राय उसमें जो है वो शासक थे। तो वो जो है अपने प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बन गए। तो ऐसे ही थे ये दुर्बल अधिकारी। और कैसे थे? ये हमेशा सूरा और सुंदरी में जो पड़े रहते थे, निर्बल थे, अयोग्य थे, सूरा और सुंदरी, पिए रहना, और जो है वो नृत्य चला है दरबार में और कोई शुद्ध नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साम्राज्य में। तो इस प्रकार के दुर्बल उत्तराधिकारी होने के कारण भी जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। जैसे कि कुछ लोग, कुछ घर में बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो अपने पिता की कमाई, अपने दादा की कमाई को बेचते हैं और फिर एंजॉय करते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ कृष्णदेव राय के बाद। फिर आता भिन्न भिन्न राजवंश। आपको बताया हमने कि 4 राजवंशों संगम से प्रारंभ हुआ। अरविंदु 4 राजवंशों ने शासन किया। अब जब एक राजवंश का शासन समाप्त हुआ तो वो कोशिश करते थे कि दूसरों के विरुद्ध छीनने की कोशिश करें या षड्यंत्र रचें। तो इससे क्या होता है? ये वैसे ही है जैसे अगर 4 भाई आपस में ही लड़ना शुरू कर दें तो बर्बादी किसकी होती है? उसकी घर की अपनी होती है। तो ऐसा ही विजयनगर साम्राज्य के साथ भी हुआ कि अगर एक ही राजवंश होता, एक ही सत्ता होती, तो हो सकता है 3 शताब्दी के बजाय ये 4 या 5 शताब्दी तक जो है शासन जो है वो करते। लेकिन अलग अलग राजवंशों के होने के कारण इनमें भी जो कलह आपस में ही होता रहा और इस प्रकार से षड्यंत्रों का एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे। और इससे क्या होता है कि विकास नहीं होता है और राज्य जो है वो पीछे की तरफ जाता है। और ऐसा ही उनके साथ हुआ। फिर आता है लोगों का विलासी जीवन। विलासी होता है कैसा जीवन?
कि जब पैसा आ जाता है, तो हमने पढ़ा है कि विजयनगर साम्राज्य जो है अपने समय में, खासतौर पर 5वीं शताब्दी में जो है सर्वाधिक धनवान साम्राज्य, कृष्णदेवराय के समय में तो सबसे धनवान साम्राज्य था, भारतवर्ष का बात कर रहा हूँ मैं, सर्वाधिक धनवान साम्राज्य जो है वो बन चुका था। तो इस धन के अधिकता होने के कारण क्या होता है, ऐसा आपने देखा होगा अक्सर, जिस आदमी के पास जो है पैसा ज़्यादा आता जाता है वो उसका गलत फायदा जो है उठाता है। खासतौर पर अगर उसमें विजयनगर साम्राज्य के अगर आपने सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय वैश्याओं की कमी नहीं होती थी। याद रखना, वैश्याएं जो अपने शरीर को बेचती हैं वो भी उस समय कार्य जो है वो एक तरह से उसके ऊपर जो है वो, अगर आज की डेट में कोई करता है ना इस तरह का कार्य तो उसको बुरा माना जाता, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। समाज में वैश्याएं मिलती थी और कमी नहीं थी, तो मतलब लोगों का नैतिक पतन जो हो बिगड़ चुका था, खराब था, और उसको बुरा भी नहीं माना जाता था। तो सोचिए जब ऐसा स्थिति होगी तो क्या होगा, उस जगह का, उस देश का पतन होना अनिवार्य होगा। तो ये कारण रहा चौथा। फिर आता है 5वां, निर्बल सेना। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो अपनी सैनिक शक्ति के लिए जो है सामंतों पर निर्भर करते थे। मैंने कहा ना कि धीरे धीरे जो केंद्रीय सरकार है वो निर्बल होती गई, केंद्रीय सरकार जो है वो निर्बल होती गई, और निर्बल होने के साथ जो है जो शक्ति थी वो सामंत। सामंत कौन हुए? सामंत की अभी जो हमने बात करी, जैसे गवर्नर जो थे राज्य के, जो है राज्य के जो बड़े अधिकारी थे जिनके पास राज्य, फिर राज्य के बाद जो है चले जाते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाते हैं अधिकारी, तो इनको सामंत कहा जाता। सामंत वो लोग होते जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें होती थी, उनके मालिक होते थे, और राजा की, छोटे राजा की तरह, अभी वो पढ़ा ना हमने कि वो सिक्के भी चला सकते थे, और वो हर वो कार्य जो राजा करता था, सबसे बड़े न्यायाधीश भी हुई होते थे, वो किसी को जो है नियुक्तियां भी दे सकते थे। तो इसका मतलब वो अपनी जगह में जो है राजा की तरह होता था। तो उनकी सेना भी होती थी। तो अब ये समय आ गया था कि राजा को अगर कभी लड़ाई लड़नी है तो उन सामंतों से ही सेना जो है लेते थे, और इस प्रकार से उनके ऊपर निर्भर करते थे, उनके ऊपर ही निर्भर करते थे। तो ऐसी व्यवस्था जब स्थापित, निर्बल जब सेना हो गई तो क्या हुआ, उसका जो है अब आने वाले जो वैभवशाली जो समय रहा था कृष्णदेवराय की तरह, वो नहीं बचा था, और इस प्रकार से अब सेना कैसी हो गई थी, कमजोर हो चुकी थी। फिर आता है बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष। ये हमने बात करी, ये बहमनी है, ये विजयनगर साम्राज्य है। तो बहमनी जो साम्राज्य, देखिए बहमनी के बारे में मैंने कहा था कि मैं ये भी जरूर बताऊंगा कि बहमनी साम्राज्य इसको क्यों कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको 14वीं शताब्दी में इस जो बहमनी साम्राज्य था, इसका जो संस्थापक जो रहे वो थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको बहमन, इससे बहमन शाह से बहमनी इसका जो पड़ा, तो बहमन शाह ने इसकी स्थापना करी थी 14वीं शताब्दी में, इसलिए इसको बहमनी साम्राज्य भी कहा जाता है। तो हालांकि कृष्णदेव के शासनकाल में जो ये टूट चुका था, और कई जैसे बीजापुर, गोलकुंडा या हैदराबाद, ये अलग अलग जो है वो अलग अलग जो है राजा हो चुके थे, लेकिन फिर भी इनका गठजोड़ बन जाता था विजयनगर साम्राज्य के लिए, क्योंकि ये जो है मुस्लिम थे शासक और ये जो है हिंदू शासक था। तो इसके विरुद्ध लड़ने के लिए अकेले जो आ नहीं सकते थे, अकेले तो हारते थे, इसलिए गठजोड़ भी करते, जिसके बारे में हम तालिकोटा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष, विजयनगर और बहमनी के साथ जो लगातार संघर्ष चलता रहा दोआब क्षेत्रों को लेकर, उस वजह से क्या था, दोनों की शक्ति जो है वो क्षीण होगी, दोनों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, और इसलिए प्रकार विजयनगर साम्राज्य का भी पतन हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था वो था तालिकोटा की लड़ाई। इसके 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये तालिकोटा की लड़ाई थी, ये कृष्णदेव राय के पश्चात जो है घटी थी, और मैंने कहा था सदाशिव राय उस समय जो है वो जो निकम्मे शासक थे उस समय ये हुई थी, क्योंकि जो सदाशिव राय थे उसके जो प्रधानमंत्री थे, उनका मंत्री में सबसे बड़ा मंत्री होता प्रधानमंत्री, तो उसमें जो है वो राजा राम राय जो है उस समय जो है वो उनके प्रधानमंत्री थे। तो राम राय जो है वो सदाशिव राय जो है राम राय के कठपुतली मात्र थे, राजा नाम मात्र का राजा रहा था और प्रधानमंत्री ज़्यादा शक्तिशाली था। तो वो क्या करते थे, अपने धार्मिक जो संस्थान थे, किसके, जो मुस्लिमों के धार्मिक संस्थान थे, उनमें उनको अपवित्र करने का कार्य उन्होंने किया, या मुसलमानों के साथ उन्होंने अत्याचार करने की कोशिश की, लूटपाट करने की कोशिश की, उनकी स्त्रियों का अपमान किया जाने लगा। तो इससे क्या, वो भड़क उठे मुसलमान, है ना, बहमनी के, और उन्होंने क्या किया, 4 राज्यों के जो है जो राजा थे उन्होंने एक जो है गठजोड़ किया। कहाँ का, अहमदनगर के, बीजापुर के, गोलकुंडा के, विदर के, इन शासकों ने जो है एक संघ बनाया, इकट्ठे मिलकर सेना ने चारों की जो है इकट्ठी हुई, किसके विरुद्ध, विजयनगर साम्राज्य के, या उस समय जो शासक थे उनका नाम था सदाशिव राय, या उनके जो टारगेट में था वो प्रधानमंत्री ज़्यादा था, सदाशिव राय नहीं थे बल्कि प्रधानमंत्री, जो जिनके ज़्यादा जो है वो हमें कह सके जो सत्ता में ज़्यादा आ चुके थे,
तो उनके विरुद्ध उन्होंने जो है संघर्ष किया या युद्ध किया, और उस युद्ध को कहा जाता है तालीकोटा की लड़ाई। कब हुआ था ये? 23 जनवरी, याद रखना 23 जनवरी 1565 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था तालीकोटा में, इसलिए इसको तालीकोटा की लड़ाई कहा जाता है। और राक्षसी तागड़ी की लड़ाई भी इसके नाम से, 2 नाम से जाना जाता है। और इसमें विजयनगर की जो है वो पराजय हुई, और पराजय भी ऐसी कि उन्होंने बहुत लूट मार करी और बहुत सारा जो है विनाश किया, और राम राय को पकड़ा गया, उनको जो है मार दिया गया। और भयंकर लूटपाट के बाद जब विजयनगर साम्राज्य का जो है जो पतन था वो हो गया इस लड़ाई के पश्चात। तो ये है पढ़ा हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरी तरह से। अब यहीं तक जो पढ़ा, अब इसको हम रिवाइज फिर से कर लेते हैं। आपको देख लेते हैं कि आपने क्या ध्यान से उसको समझा, एक एक करके बताएंगे आप लोग मुझे। पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम बताएंगे, क्या है? हम्पी। बिल्कुल सही कहा। उनकी खोज में किसका नाम सबसे पहले आता है? प्रथम आता है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। बिल्कुल सही कहा, उल्लेखनीय योगदान रहा। उसने डैश ईस्वी में विजयनगर राज्य की यात्रा करी थी, साम्राज्य 1800, ये भी बिल्कुल सही कहा। और हम्पी का डैश सर्वेक्षण मानचित्र, कौन सा? प्रथम सर्वेक्षण मानचित्र तैयार भी उन्होंने ही किया था। किसने? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। इसके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उसे डैश ईस्वी में भारत का प्रथम बनाया गया था, प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया था। लेकिन कब बनाया गया था? 1815। बिल्कुल सही, 1815 इसमें प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया था। और डैश ईस्वी को हम्पी का राष्ट्रीय महत्व स्थल, ये राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब बनाया था ये आपको बताना पड़ेगा, 1976 में। तो यहां पर आ गया आपका भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल, और 1976 को हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया। इसके पश्चात यूनेस्को के द्वारा वो कब किया गया था? 10 साल के पश्चात 1986 ईस्वी में। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना डैश प्रथम नाम के दोनों भाइयों ने की थी, याद आ गया? हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा। डैश विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक महान कृष्णदेव राय और राजा था। और डैश बीजापुर, ये 4 वो रियासतें थी जिन्होंने, बहमनी रियासतें थी जिन्होंने संघर्ष किया या युद्ध किया था विजयनगर के द्वारा। और वो लड़ाई थी कौन सी? तालीकोटा की लड़ाई, है ना। तो ये कौन कौन सी रियासतें थी? पहला का नाम बताया था अहमदनगर, फिर अहमदनगर बीजापुर, फिर आ गया गोलकुंडा, और फिर आ गया विदर के शासकों ने एक संघ बनाया। और 23 जनवरी, याद करिए डेट्स को, बड़ा जो इंपॉर्टेंट है, 1565। बिल्कुल सही कहा, 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा अथवा राक्षसी तागड़ी की लड़ाई से कहा जाता है विजयनगर को कड़ी पराजय दी, और इस प्रकार से इसका पतन हो गया। क्लियर हो गया? आपने बहुत अच्छे से समझा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो कभी डरिएगा नहीं, आराम से पढ़िएगा। और ख़ास तौर पर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी गलती हो तो ज़रूर मैसेज बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद जो आपने मुझे ध्यान से सुना। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।